G20 सम्मेलन में नेताओं के आने का सिलसिला जारी। ऋषि सुनक, शेख हसीना पहुंची दिल्ली। पीएम मोदी के साथ होगी बैठक। G20 से पहले मनमोहन सिंह का पीएम मोदी को समर्थन, बोले आज पूरी दुनिया में भारत की बड़ी साख। वर्ल्ड बैंक ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की, कहा भारत ने 6 सालों में वित्तीय समावेशन का लक्ष्य किया हासिल। उत्तराखंड में बीजेपी की धमक कायम। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत। कांग्रेस के बसंत कुमार को पार्वती दास ने हराया। यूपी में ऐतिहासिक जीत की तरफ सपा। घोसी में 24,000 वोटों से आगे चल रहे सुधाकर, अखिलेश ने किया जीत का दावा। मुस्लिम पक्ष को जिला कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने एएसआई को दिया 3 हफ्ते का समय, मियाद पूरी होने पर रुका था सर्वे। खनन माफिया हाजी इकबाल का बड़ा कारनामा। दुबई में रहकर पासपोर्ट का पता बदलने का किया आवेदन। नोएडा में फर्जी आधार बनाने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 3 शातिरों को किया गिरफ्तार। 6 लैपटॉप समेत कई चीजें बरामद। लखनऊ में दबंगों का कहर जारी। घर में घुसकर महिला शिक्षा मित्र की पिटाई। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस। शामली में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। पैसे के लेन देन को लेकर शुरू हुआ था विवाद। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह करीब 24,000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। उनकी जीत को लगभग तय माना जा रहा है। सुधाकर सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को काफी वोटों से पीछे छोड़ दिया। वहीं सपा उम्मीदवार को जीत की ओर बढ़ते देख समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इस बीच सपा के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बड़ी खुशी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद लिखा है और कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा को घोसी विधानसभा सीट पर जीत मिली है। इससे कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। वहीं फाइनल नतीजे आने से पहले ही समाजवादी पार्टी की सहयोगी आरएलडी के चीफ जयंत सिंह चौधरी ने अखिलेश यादव को जीत की बधाई दे दी है। जयंत चौधरी ने इसे इंडिया गठबंधन की जीत भी कहा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को घोसी उपचुनाव को लेकर बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि घोसी में सपा उम्मीदवार 40,000 वोट से जीत रहे हैं। उन्होंने कहा घोसी की जनता ने बीजेपी से अपने अपमान का बदला लिया। इससे पहले भी चुनाव जीते थे और इस बार भी हम चुनाव जीतेंगे। इस दौरान मौर्य ने सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पर भी निशाना साधा। समाजवादी पार्टी पहले भी घोसी विधानसभा में जीती थी, इस बार भी जीतेगी, ये बहुत पहले से कह रहा था। विशेष रूप से जो समाजवादी पार्टी से जीते हुए प्रत्याशी थे, उन्होंने दल बदलकर घोसी की जनता का अपमान किया है। घोसी की जनता अपने अपमान का बदला लेने के लिए पूरी ताकत के साथ भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ शुरू से लेकर अंत तक लगी रही है और उसी का परिणाम है कि अब तक जो 11 राउंड के मतदान परिणाम आए हैं, उसमें लगभग 15,000 से ज्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी आगे चल रहे हैं। अभी कई राउंड की गिनती होनी बाकी है और हमें लगता है जो जीतने का अंतर अभी तक देखने को मिला है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि गिनती पूरी होने के बाद समाजवादी प्रत्याशी लगभग 40,000 वोटों के अंतराल से जीतेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और घोसी की जनता के उत्साह को देख करके मैं ये कह सकता हूं कि तमाम सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी घोसी की। देखिए,
समाजवादी पार्टी वहीं घोसी चुनाव में सपा की बढ़त से कांग्रेस में भी खुशी का माहौल है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव नतीजे को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को जनता ने स्वीकारा है और इस उपचुनाव के नतीजे आगामी चुनाव में दिखेंगे। गठबंधन के देखिए, सबसे पहले मैं घोसी की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा, वहां की महान जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा और अपने सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, अपने साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत करके गठबंधन के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी को भारी मतों से चुनाव जिताने का कार्य किया है। अभी मतगणना चल रही है, मगर मुझे लगता है कि भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। और मैंने 26 अगस्त को ही पत्र जारी करके, वीडियो अपना जारी करके मैंने संदेश दे दिया था कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को समर्थन करती है और निश्चित तौर से पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हमारे उसमें लगकर उनका सहयोग करें। क्या लग रहा है चुनाव में जिस तरह से आप लोगों की बढ़त देखने को मिल रही है, वो आने वाले चुनाव में भी ये जारी रहेगा? बिल्कुल। अरे आप देख सकते हैं कि भाई जो स्थितियां रही हैं उसमें आप उठाकर देख लेंगे कि पूरे के पूरे कांग्रेस के एक साथी गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ, देवरिया, बनारस, सारे लोग हमारे एक कार्यकर्ता, एक साथी दिन रात वहां मेहनत करके जाकर, चंदौली के लोग, सारे लोग जाकर वहां मेहनत करके चुनाव जिताने का काम किए। और निश्चित तौर से आने वाला जो समय है, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि 2024 में अच्छे लोगों को चुनाव हारना पड़ेगा। अब बड़े नेताओं की, इनकी कई बड़े नेताओं की जमानत जब्त होगी। जिस तरह से इंडिया गठबंधन का मजाक उड़ाया जा रहा है बीजेपी नेताओं की तरफ से, कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कोई नेतृत्व नहीं है, तो क्या ये झांकी है उपचुनाव? अब देखिए, मजाक बना रहे हैं तो उसका परिणाम सामने आपके आ गया। ये तब से रोज चला रहे हैं, इंडिया बनाम भारत चला रहे हैं, देख लीजिए परिणाम, देख लीजिए सामने जनता क्या पसंद कर रही है। जनता पसंद कर रही है विकास, काम, कानून व्यवस्था। मंत्री के घर में हत्या हो रही है, मंत्री के घर में उनके बेटे के पिस्तौल से भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी जा रही है, उसमें सरकार बचा रही है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहां जुआ खेला जा रहा है, शराब पिया जा रहा है मंत्री के घर में। महिला सिपाही सरिता पटेल जो अपनी ड्यूटी कर रही थी, जा रही थी ट्रेन से, उसके साथ जो अमानवीकृत हुआ, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। रेल मंत्री कहते हैं कि मैंने सारे स्टेशन, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सारे स्टेशन, सारे ट्रेन हमने हाईली इक्विप्ड कर दिए, सब नए इंस्ट्रूमेंट लगा दिए। अभी तक पहचान नहीं हो पाई कि उस सरिता पटेल के साथ अमानवीकृत करने वाले कौन लोग हैं। वो तो हम लोग गए, तब उसका सुचारू रूप से इलाज शुरू हुआ, तब प्रशासन और सारा का सारा व्यवस्था जगा और उसकी जो है सेवा करना शुरू लोगों ने प्रारंभ किया। देखिए, सबसे पहले मैं वहीं उत्तराखंड की अनुसूचित जाति आरक्षित विधानसभा सीट बागेश्वर के लिए मतगणना पूरी हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास की पत्नी भाजपा प्रत्याशी पार्वती ने कांग्रेस के बसंत कुमार को 2405 मतों के अंतर से हरा दिया। तीसरे नंबर पर मतदाताओं ने नोटा को रखा। समाजवादी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के उम्मीदवार 1000 के अंक तक भी नहीं पहुंच सके। वहीं बागेश्वर उपचुनाव नतीजों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा वे बागेश्वर के मतदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। पार्वती दास की यह जीत चंदन दास को श्रद्धांजलि है और उनके अधूरे काम को पूरा करेगी। का, बड़े बुजुर्गों का, हमारी मात्र आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बागेश्वर के मतदाताओं का, बड़े बुजुर्गों का, हमारी मातृशक्ति का, विशेष रूप से नौजवानों का, कि उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों पर और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन पर, उत्तराखंड के लिए जो काम कर रहे हैं, देश के लिए जो काम कर रहे हैं, उन सभी पर वहां की जनता ने मोहर लगाई है। मैं पार्वती दास जी को बधाई देना चाहता हूं। दिल्ली में आयोजित होने वाली G20 बैठक को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है, क्योंकि इसमें कई राष्ट्रीय के अध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया है। वहीं G20 बैठक के माध्यम से भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसित है, क्योंकि आज भारत जिस तरह से नए नए आयाम स्थापित कर रहा है, उसने भारत को विश्व पटल पर अलग ही पहचान दिलाई है।
G20 बैठक को लेकर संत समाज ने खुशी जाहिर की और कहा, G20 की बैठक के माध्यम से भारत विश्व पटल पर अपनी अलग ही पहचान बनाएगा। वहीं महंत ऋषिश्वरानंद महाराज का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से पूरे विश्व में अपनी और भारत की छवि को अलग ही पहचान दिला रहे हैं, आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति बने और पूरे विश्व का मार्गदर्शन करें। G20 जो विश्व की 80% सक्षम और सशक्त और पूरे जो वित्त को संभालने वाली है, वह 20 देशों के जो आज G20 में आ रहे हैं, उनका भी भारत साधु समाज देवभूमि उत्तराखंड से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। और भगवान से ये प्रार्थना भी करते हैं हम भारत साधु समाज की ओर से कि यशस्वी प्रधानमंत्री आज जैसे पूरे विश्व में अपनी छवि को एक अवतारी पुरुष के रूप में मना रहे हैं, तो आने वाले समय में ऐसे ही महान व्यक्ति हमारे आने वाले समय में राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित करके पूरे विश्व का मार्गदर्शन करे, ऐसी ये मेरी मंगल कामना है। 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर किए गठबंधन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इंडिया गठबंधन को लेकर हरिद्वार में साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने विरोध दर्ज कराया। श्री महंत रविंद्र पुरी का कहना है, भले ही विपक्ष एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 लोकसभा चुनाव में लड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन विपक्ष द्वारा रखे गए अपने गठबंधन के नाम से विरोध है। इसका कारण है कुछ नहीं, अगर 2024 में इनका गठबंधन हार गया तो पूरे विश्व में यह चर्चा होगी कि इंडिया हार गया, इसलिए उन्हें अपना नाम बदलकर और कुछ रखना चाहिए। चल रही है, कुछ गलत बता रहे हैं, कुछ सही बता रहे हैं। भारत किया जाना इंडिया को कितना सही होना? मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे भारत का नाम इंडिया नहीं था। ये जो इंडिया नाम है, जिनकी मानसिकता गुलामी की थी, उन्होंने रखा हुआ है। और ये दिया हुआ नाम इंडिया का, भारत का नाम नहीं है। इंडिया दिया हुआ नाम जो है अंग्रेजों का नाम है, और हमारा नाम भारत है। हम तो अखंड भारत थे। भारत की तो पहचान आपने देखा होगा, जितने भी हमारे महापुरुष पैदा हुए, भारत में पैदा हुए, राजा महाराजा, अशोक सम्राट, जितने भी राजा महाराजा हुए, बोले कहां के राजा थे? भारत के राजा थे। और आज जो है हमारा नाम क्या रख दिया? इंडिया। और हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जितना ये गुलामी के नाम है, इनको तुरंत हटा दिया जाए और जो हमारे सनातनी नाम है उनको रखा जाए। जो भारत है, भारत शब्द का अर्थ है हमारा जो राजा भरत हुए हैं, उनके नाम से भारत रखा गया था, राजा भरत के नाम से। और ये भारत हमारा खाली यहां पे नहीं है, ये पाकिस्तान से लेके जो आपका गंधार है, जब ये अपना बांग्लादेश है, नेपाल है, यहां तक फैला हुआ था। उस समय एक ही देश था जिसका नाम भारत था, और ये राजा भरत के नाम से नाम भारत पड़ा हुआ है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि जो आज सरकार ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है। आने वाले समय में जहां जहां भी ये गुलामी की मानसिकता है, गुलामी के जो कार्य किए गए हैं, उनको समाप्त किया जाए और सनातन की जो संस्कृति है उसी पे कार्य किया जाए। और मैं यही बोलना चाहूंगा, भारत में वही राज्य करेगा जो सनातन पे काज करेगा। गुरुदेव, भारत नाम तो हो गया, तो अब क्या अखंड भारत भी बनना चाहिए? क्योंकि अखंड भारत का नाम ही भारत था। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, ये देशवासियों के हाथ में है। अगर हमें कोई पूछता है भारत का प्रधानमंत्री हिंदू कब आया, मैं कहता हूं 2014 में आया। इससे पहले जितने प्रधानमंत्री आए, हमने किसी प्रधानमंत्री को मंदिर में जाते नहीं देखा। मंदिर में जाना प्रोटोकॉल के खिलाफ मानते थे। आज हम देख रहे हैं, मोदी जी हमारे राम मंदिर में जाकर के लेट जाते हैं। जब वो राम मंदिर में लेट गए, प्रणाम किया भगवान को, हमारी आंखों में आंसू आ गए। हमने सोचा ऐसा राजा भारत का होना चाहिए। अब ये देशवासियों के हाथ में है। मैं देशवासियों से ही कहना चाहता हूं, 2024 में आने वाले चुनाव में मोदी जी को इतने वोट दीजिए, इतना उनको जो है वोट देकर के भारी मतों से
कामयाब बनाए, तभी जाकर के हमारे सनातन की रक्षा हो सकती है। नहीं तो आगे जो हमारा हाल होगा वो बहुत बुरा होगा। आपने देखा होगा जो इनके लोग हैं, जो अपना एक दल इंडिया बना हुआ है, इनके लोग आजकल सनातन पे हमला कर रहे हैं। सनातन के विरोधी लोगों को तुरंत भारत से हटाया जाए। और हमारा यही कहना, जो सरकार ने कार्य किया, बहुत अच्छा काम किया है, और हमारी ओर से पूरी सरकार को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को 1 साल पूरा हो गया है। पहली वर्षगांठ पर काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। इस दौरान नेताओं ने नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो के नारे लगवाए। वहीं कांग्रेस पीसीसी सदस्य मुक्ता सिंह ने कहा, बीजेपी भले ही इंडिया नाम बदलना चाहती है, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता भारत के आपस में जोड़ने और इंडिया के जीतने पर यकीन करते हैं। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का जो शुभारंभ किया गया था, उसकी आज हम पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी के लोग वर्षगांठ मना रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 4100 कुछ समथिंग किलोमीटर की यात्रा की है, उस यात्रा के अंतर्गत उन्होंने इस देश को, इस हिंदुस्तान को, इस इंडिया को, इस भारतवर्ष को एक कौमी एकता के गुलदस्ते में जोड़ने का काम किया है। भारत जोड़ो यात्रा के संबंध उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों से जो गरीब हैं, मजदूर हैं, जिनकी समस्या कोई नहीं सुनता है, एजुकेटेड लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं, बहुत ऐसे तमाम लोगों से वो मिले हैं जिनकी समस्याओं से वो बेजार हुए हैं। इस हिंदुस्तान में, इस भारतवर्ष में और ख़ासकर इंडिया में, इंडिया के अंदर जो भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह से सफलता मिली थी, भारतीय जनता पार्टी उस सफलता से बौखलाई पड़ी है। और बौखलाहट के ही चक्कर में आज उन्होंने इस देश को विकास के रास्ते पर न चलाकर भारतीय जनता पार्टी ने इस हिंदुस्तान को और इस इंडिया को विनाश के रास्ते पर धकेलने की कोशिश की है। हमारी कांग्रेस पार्टी का ये कहना है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, माननीय राहुल जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी ने कौमी एकता के गुलदस्ते को जोड़कर इस हिंदुस्तान को, इस इंडिया को, इस भारतवर्ष को एक कौमी एकता के गुलदस्ते में पिरोना है। यही हमारा एक पैगाम है, और आज इसी के तहत हमने आज ये वर्षगांठ मनाने का यहाँ पर संकल्प लिया। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेसी वर्षगांठ के रूप में मना रहे हैं। देखिए, ये तो प्रूव हो चुका है पूरे भारत में कि आज सारा विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ है, और जो आंधी राहुल गांधी ने फैलाई थी वो बढ़ती जा रही है, और एक दिन वो तूफान का नाम लेगी और इस पूरे देश से बीजेपी को समाप्त कर देगी। तो आज उसकी जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी, उसको 1 वर्ष हो गया है, और उसी सिलसिले में आज फिर से एक यात्रा निकल रही है। लेकिन आज हमारे कार्यकर्ता का निधन भी हो गया है, तो उसके लिए हम शोक प्रस्ताव पास करेंगे और यात्रा को शायद हमारे अध्यक्ष जी स्थगित कर दें, क्योंकि उसको भी हमें श्रद्धांजलि देनी है। यात्रा हम किसी और दिन भी कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि आज आप देख रहे हो कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो किस तरह से डरे हुए हैं कि इंडिया का नाम ही बदलना चाह रहे हैं। वो केवल भारत, क्योंकि और इंडिया वो जो ब्रांड नेम बन चुका है, विश्व में ब्रांड नेम बन चुका है, उसे समाप्त करना चाह रहे हैं। क्या वो फिर नोटों से भी फिर से रिजर्व बैंक को इंडिया हटा के रिजर्व बैंक को भारत करेंगे? इसका मतलब फिर से नोट छपेंगे, फिर से सारी स्टेशनरी छपेगी, और एक गरीब देश के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च करना मेरे लिए तो, मैं तो समझती हूँ कि वो उचित नहीं है। और जब हमारे संविधान में इंडिया और भारत दोनों को बराबर की संस्कृति मिली हुई है, तो इसलिए इस तरह का काम करना उचित नहीं है। राहुल गांधी जिंदाबाद। हरिद्वार में पाइन क्रेस्ट चिल्ड्रन एकेडमी ज्वालापुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्कूल के बच्चों द्वारा इस अवसर पर अपनी अध्यापिकाओं के सहयोग से मनमोहक झांकी सजाई गई। बच्चों द्वारा श्री कृष्ण जी के भक्ति गीतों पर
आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किए गए। बच्चे राधा कृष्ण बनकर आए। सभी अभिभावकों ने बच्चों के प्रयास को सराहा। वहीं स्कूल चेयरमैन कुलदीप खंडेलवाल के निदेशक जितेंद्र ने शिक्षा के साथ साथ बच्चों को अन्य प्रतिभाओं के विकास को आवश्यक बताया। देवों की भूमि है, ये महापुरुषों की भूमि है, ये उत्सवों की भूमि है, ये उम्माओं की भूमि है। केवल और केवल भारतवर्ष में ही देवताओं ने जन्म लिया है। उनमें से भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज जन्माष्टमी के दिन ही भारतवर्ष में मथुरा के अंदर हुआ था। जो हमारे पूज्य हैं, प्रेरणा हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने बाल्यकाल से लेकर के जीवन पर्यंत संघर्षों में जीवन व्यतीत करा और इस देश का, इस समाज का और हिंदू संस्कृति के लिए उन्होंने सदैव नेक काम और श्रेष्ठ काम करे। तेरी कांवर यहाँ पर राज तुम बुरकोते जिदारो, आठों सिद्धि नवनिधि कौशिक नंदी के गाया चराए विसारो, कोटि कुला कर धोत के धाम करेली के कुंजन ऊपर वारो, काहे को सोच करे रसखानी चाकर निहारो सो राख निहारो। नंदन जिन्होंने संपूर्ण देश की, संपूर्ण समाज की रक्षा करी और अपना जीवन संघर्ष में बिताया, ऐसे भगवान श्री कृष्ण हम सबके प्रेरणा के केंद्र हैं। बहुत उत्साहित हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे बालकों में भगवान का रूप देख करके मन करता है कि मैं भी इनके साथ नृत्य करूँ। एक हमारे संसार में एक अद्भुत घटना है और उनके जन्म दिवस को हम एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। और स्कूल की स्थापना जब से हुई तभी से हर साल हम जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं। उसके पीछे उद्देश्य सिर्फ ये है कि बच्चों के अंदर की एनर्जी जो है, उस एनर्जी को एम्पावरमेंट करना है। उस एनर्जी, बच्चों के अंदर जो इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं, उन इनहेरेंट क्वालिटीज़ को हमने बढ़ाना है। ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बच्चों के ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने भारतीय संस्कृति के सभी त्योहारों को बड़े उल्लास के साथ मनाएं और उनमें पार्टिसिपेट जब वो करते हैं तो एक एनर्जी का लेवल कुछ अलग ही होता है। बच्चों का अपनी संस्कृति से, भारतीय संस्कृति से परिचित होने का एक अवसर भी मिलता है और बच्चों में हर तरह का एक डेवलपमेंट होता है। जैसे हम कहते हैं कि स्कूल जो है एक माध्यम है बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट का। केवल पढ़ाई के लिए ही विद्यालय नहीं होते। आजकल एक प्रचलन है ट्यूशन का। यदि बच्चों को खाली पढ़ाई करनी हो तो वो तो घर में ट्यूशन लेके पढ़ सकते हैं और स्कूल में आके खाली एग्ज़ाम दें और पास हो जाएं। पर विद्यालय का उद्देश्य केवल एग्ज़ाम लेना और पास करना नहीं है। विद्यालय का उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास, ताकि वो सोशली एक्टिविटी भी करें, एक दूसरे से इंटरेक्शन करें, समाज में रहना। पूर्वोत्तर रेलवे जटनगर मंडल की डीआरएम रेखा यादव ने निरीक्षण यान ट्रेन से अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल लालकुआ पहुंचकर रेलवे स्टेशन पर सभी कक्षों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगीना कॉलोनी से अतिक्रमण हटने के बाद पहली बार निरीक्षण किया। वहीं नगीना कॉलोनी क्षेत्र में होने वाले कार्यों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखी और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए बनने वाले हाईटेक पार्किंग, आरपीएफ बैरक, अनाउंसमेंट कार्यालय आदि का बारीकी से निरीक्षण करते हुए खामियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस द्वारा वकीलों पर किए गए लाठीचार्ज को लेकर हरिद्वार बार काउंसिल ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रोशनाबाद तहसील में तमाम अधिवक्ताओं ने अपना रोष जताते हुए कहा, वकीलों को अपना काम करने में भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वकील समाज में पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है, लेकिन अब वकीलों को ही निशाना बनाया जा रहा है, जिससे वकील किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में जनपद हापुड़ के जो न्यायालय था, वहां पर महिला के
मुकदमा दर्ज नहीं हुआ वहां पर कोतवाली में, और वहां पर अधिवक्तागण शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि उस महिला अधिवक्ता का संबंधित कोतवाली में मुकदमा दर्ज हो, लेकिन वो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। वो तो शांतिपूर्ण धरने पे वहां की जो प्रशासन, जो पुलिस था, उसने जो है लाठीचार्ज करवाया, जिससे सारी अव्यवस्था जो है ये फैली, और वो अव्यवस्था भी पूरे प्रदेश के साथ साथ हमारे उत्तराखंड में भी आ गई है। उस लाठीचार्ज में अधिवक्ताओं को चोट लगी, घायल हुए, उनको नुकसान हुआ, और उसकी मांग हम लोग कर रहे हैं कि मुकदमा दर्ज हो, और साथ में जो हमारे अधिवक्ता जिनको चोटें हुए, जिन लोगों को चोटें लगी, उनका इलाज हो, और संबंधित जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करी, उन पर मुकदमा दर्ज हो। ये प्रदर्शन यूपी में हापुड़ में यूपी पुलिस द्वारा, हापुड़ पुलिस द्वारा शांतिप्रिय तरीके से धरना देते हुए अधिवक्ताओं पर जो लाठीचार्ज, बर्बर लाठीचार्ज हुआ, और चैम्बरों में घुस के लाठीचार्ज हुआ, जिसमें महिलाएं भी थी, बहनें भी थे, जवान थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, और बुरी तरह से लाठीचार्ज करने के बाद, मारने के बाद ये धरना उसके विरोध में दिया गया। उसके बाद पुलिस ने मनमानी की। वहां के एसपी और पुलिस कहते हैं कि हम वकीलों को सबक सिखाने आए हैं, सबक वकील सिखाएंगे, कानून हम जानते हैं, और उनके पास 300 लोगों पे ऐसी धाराएं लगाई हैं जो उनके काबिल नहीं है। कैसे साबित करेंगे? क्या पुलिस का यही काम रह गया? ये गुंडागर्दी जो चल रही है ये नहीं चलेगी। कैसे आम आदमी सरवाइव करेगा जब वकीलों पे, कानून के रक्षक पे, लोगों पे जो है इस तरह की लाठीचार्ज हुआ, इस तरह से बर्बरता हुई। मेरा निवेदन है आप सब लोगों से, आप सब लोग, हम अधिवक्ता लोग तो इसका विरोध कर ही रहे हैं, आप आम आदमी भी इसका विरोध करें, इसके विरुद्ध आवाज उठाए, वरना ये तानाशाही बढ़ती चली जाएगी और पुलिस का रवैया और बर्बरतापूर्ण होता चला जाएगा। उसमें हमने आज विरोध प्रदर्शन किया और पेन डाउन स्ट्राइक रखी। एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के नाम द्वारा जो है डीएम महोदय द्वारा दिया गया है, ताकि मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाए और इसके खिलाफ जो है यह आवश्यक कार्रवाई और उचित कार्रवाई की जाए। वकील लोग स्टेप लेंगे, वकील सुने, हमारा हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है इस बात के लिए। इन्होंने जो एसआईटी बनाई जांच के लिए, उसमें सारे पुलिस वाले रखे। हम माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि इसमें एक बार काउंसिल का सदस्य भी होना चाहिए, एक रिटायर्ड जज भी होना चाहिए। पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी, इसका विरोध किया जाएगा, और हमेशा पुलिस की बर्बरता का विरोध अधिवक्ताओं ने किया है। इस देश को आजादी अधिवक्ताओं ने दिलाई है। जब जब समाज में कुछ कुरीतियां आई हैं, जब जब समाज में जो है तानाशाही बढ़ी है, अधिवक्ताओं ने उसका विरोध किया है और भविष्य में भी करते रहे। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां हरिद्वार के होटल, आश्रम और अन्य व्यापारी संगठनों ने हरिद्वार में बनने वाली हर की पौड़ी कॉरिडोर और पॉट टैक्सी को लेकर ज्ञापन दिया। व्यापारियों ने पत्रकारों से वार्ता करते बताया वे काफी लंबे समय से हरिद्वार में बनने जा रहे पॉट टैक्सी के रूट का विरोध करते चले आ रहे हैं, जिसके लिए उनके द्वारा जिलाधिकारी, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री तक अपनी बात रखी गई है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की सुंदरता बढ़ाने के लिए बनाए जा रहे हड़की पौड़ी कॉरिडोर का सभी व्यापारी खुले मन से स्वागत करते हैं, लेकिन टैक्सी के रूट को लेकर सभी व्यापारी एक हैं, जिसमें कोई भी व्यापारी नहीं चाहता कि हरिद्वार के अपर रोड पर पावर टैक्सी चलाई जाए। हम आज कमिश्नर साहब से मिले, हमारा एक ही मकसद था कि हम हरिद्वार के हित के विरोध भी नहीं है, लेकिन जो भी योजना बनाई जाए वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको विश्वास में लेके बनाई जाए। रोड टैक्सी की जहाँ तक बात है, हम लोगों का बार बार यही कहना और मानना है कि चूंकि हरिद्वार का जो अपर रोड है उसके नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रेशर पाइप है, सीवर लाइन है, सामने शिवालिक नगर, बहुत शिवालिक पर्वतमाला जो है वो बहुत कमजोर है। तो हम ये चाहते हैं कि यात्री जो आए वो हरिद्वार की सुंदरता को देखे, और ये जो है ये रोडी बेलवाला की तरफ से, पिछली की तरफ से निकले। और कॉरिडोर की जहाँ तक बात प्रशासन चाहता है या शासन चाहता है, हमने आज भी यही निवेदन किया कि हम कॉरिडोर किसी भी योजना के विरोध में नहीं है, लेकिन स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लेकर के कोई भी काम किया जाए, उनको अंधेरे में रख के कोई काम नहीं है। बेसिकली लोगों ने पॉट टैक्सी के इशू को लेकर व्यापार मंडल के लोग, धर्मशाला के एसोसिएशन के लोग, होटल एसोसिएशन के सभी लोग मिले हैं और उनके अपने कंसर्न्स हैं, उन्होंने हमको बता दिए हैं और उसको काफ़ी गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है। और यहाँ के जो डीएम हरिद्वार हैं उन्होंने भी अपनी कुछ रिकमेंडेशंस भेजी हैं संबंध में, इसको शासन के उच्च स्तर पर जरूर विचार किया जाएगा। प्रयास यही है कि कोई कार्य हम वही करें जिससे यहाँ के लोगों को सहूलियत ज़्यादा मिले और कष्ट कम से कम हो।
साथ ही साथ सभी स्टेक होल्डर्स के साथ प्रस्तावित हरिद्वार और इसके हर की पैड़ी कॉरिडोर के बारे में चर्चा हुई और खुशी की बात यह रही कि सभी ने आश्वस्त किया है कि वो इसमें भरपूर सहयोग प्रदान करेंगे। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।